सामान्यांच्या जीवन वाटा ध्येयानेच्या प्रेरित होत्या, जाणून घेऊ आपण त्यांचा जगा वेगळा प्रवास आता. चला रंगू दे त्यांच्या सोबत पैसेच्या गप्पा, स्वागत करतो तुमचे हा जुळ्या बहिणींचा कट्टा, जुळ्या बहिणींचा कट्टा. नमस्ते. नमस्कार जी. कौन कहता है यारो चमक रोशनी में होती है, चकाचौंध के लिए रोशनी को भी अंधेरों की जरूरत होती है. हमने देखा है यारो, हमने देखा है यारो रोशनी को सूरज से आंखें चुराते हुए. तारों को जगमगाने के लिए भी अंधेरी रात की जरूरत होती है. ए जिंदगी तू हम पे बड़ी मेहरबान है, ए जिंदगी तू हम पे बड़ी मेहरबान है. आंखें चुरा लिए मगर जिंदगी जीने का हौसला दिया है, जिंदगी जीने का हौसला दिया है. कविवर्य श्री दीपक वाकड़े लिखित ये कविता जब मैंने सुनी, आंखों के सामने डॉक्टर भावेश भाटिया की प्रतिमा आई. डॉक्टर भावेश भाटिया जिन्होंने अपनी अक्षमता को अपनी शक्ति का साधन बनाया और सनराइज कैंडल्स ये नाम से कंपनी की स्थापना की, जिसका टर्नओवर आज 25 करोड़ से ज्यादा है. विजुअली डिसेबल्ड होने के बाद भी वो आज एक यशस्वी उद्योजक है. उनकी यशोगाथा बहुत ही आश्चर्यजनक है. महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में स्थित इस कंपनी विजुअली डिसेबल्ड लोगों द्वारा ही चलाई जाती है. भावेश जी मेहनत और जिद्दत के साथ आज यहाँ तक पहुँच गए हैं. उनकी यशस्वी कारकिर्द का प्रवास आज उनसे ही हम जानने वाले हैं. अंधत्व पर उन्होंने कैसे मात की ये भी उनसे आज हम जानने वाले हैं. भावेश जी, जुळ्या बहिणींचा कट्टा, ऐस पैस गप्पा और रेडियो अक्ष, इनकी तरफ से मैं श्यामा देशपांडे और मैं मीना मोरोणे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं. डॉक्टर भावेश भाटिया, उनका जन्म रेटिना मस्कुलर डिटेरियोरेशन ये बीमारी के साथ हुआ. जन्म के साथ उनकी आंखों की दृष्टि कमजोर थी. मिड 20s में उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई. उनकी माँ एक गृहिणी थी और पिताजी गेस्ट हाउस में केयरटेकर. आज भावेश जी ने गरीबी और दृष्टिहीनता के बाद भी बड़ी सफलता पाई है और करोड़ों की अपनी कंपनी खड़ी की है. अपनी दुर्बलता की शक्ति बनाई है. इतना ही नहीं तो ब्लाइंड लोगों को भी आत्मनिर्भर बनाया है. उन्हें सम्मान से जिंदगी में अपने बलबूतों से जीना सिखाया है. आज हम ऐसे शख्स के साथ बात करने जा रहे हैं कि वो पूरी दुनिया के लिए हौसले और जज्बे की मिसाल है. भावेश जी, पुनश्च आपका स्वागत. बातचीत शुरू करते हैं. थैंक यू जी. बिल्कुल जी, थैंक यू. नमस्ते भावेश जी. आज एक बड़े उद्योगपति हो आप. सनराइज कैंडल्स की 25 करोड़ के से ऊपर भी टर्नओवर वाली कंपनी चलाते हो. यहाँ तक पहुंचना ये कोई मामूली बात नहीं. आपको बड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ा होगा. आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे भावेश जी हम. बचपन मेरा गोंदिया में बीता, विदर्भ में. अच्छा. माता पिता की इकलौती संतान. डैडी उन दिनों एक दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करते थे, लेकिन माँ की इच्छा थी कि किसी ब्लाइंड या स्पेशल स्कूल में न पढ़ते हुए मैं एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ूं. उन दिनों ऐसे एक सर्व शिक्षण अभियान की कोई खास व्यवस्था थी नहीं. बड़ी मुश्किलों के बाद मुझे उस नॉर्मल स्कूल में दाखिला मिला, लेकिन उस 4,500-5 हजार विद्यार्थियों की नॉर्मल स्कूल में मैं टोटली निगलेक्टेड था. आप किताबें नहीं पढ़ पाते, ब्लैक बोर्ड नहीं पढ़ पाते, साइड पे बैठे कोने में बिठा दिया जाता. मुझे भी लगता कि मैं ग्राउंड पे जाऊं, फुटबॉल को किक लगाऊं, क्रिकेट खेलूं, लेकिन मेरे हिस्से और जो मेरे विद्यार्थी मित्र थे उनके किताबी स्कूल बैग या टिफिन बॉक्स संभालने से ज्यादा कोई काम ही नहीं आता. एक कोने में बिठा दिया जाता. लेकिन ये कोने में बैठे बैठे वो जो ऊर्जा, वो एनर्जी कहीं बच जाती. उस छोटे से झोपड़ी नुमा कमरे में किसी क्रिएटिविटी के रूप में बाहर आना शुरू हुई. कहीं से गिल्ली मिट्टी लाओ, उसमें से कुछ अलग शेप देने की कोशिश करो. कहीं पे बाम्बू ढूंढ कर लाओ, घर से छुरी कैंची ढूंढकर उसमें से पतंग की बड़ी बड़ी कमानी बनाओ, बड़ी बड़ी पतंगे बनाने की कोशिश करो, मांझा बनाओ.
जो राइस मुझे पिरोसा जाता उसे छुपा कर रख देता, फिर उसमें से मांजा ओ खलबत्ता ढूंढो, उसमें से वो प्रोसेस पूरा, वो टेक्निकल प्रोसेस पूरा उन दिनों उस छोटे से 10-12 साल की उम्र में सीखने की कोशिश करता, पूरा घर अच्छा। मेसअप हो जाता, बड़ी पनिशमेंट भी मिलती। लेकिन ये जो अपने आप को प्रूव करने की एक भावना थी, जो समाज मुझे हर बार एक कोने में बिठा दिया जाता है, तो क्यों ना मैं कुछ अलग करूं कि एटलीस्ट उनके सामने अपने आप को प्रूव कर सकूं। और बस वहां से ये क्रिएटिविटी की शुरुआत हुई। और 8th स्टैंडर्ड में मेरा एक दोस्त जुड़ा था जिसको एक ही पैर था, और बड़ी अच्छी गहरी दोस्ती हो गई थी। और उन दिनों स्कूल में लड़ाई भी वैसे बहुत होती, क्योंकि उस 10-12-14 साल की उम्र में और जो सहपाठी थे वो ब्लाइंड अंधा अंधा करके चिढ़ाते भी, और अच्छा। बड़ी यूनिफॉर्म फाड़ के घर जाना, किताबें फेंकना, रोने की शुरुआत की बहुत हो गया, कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। अच्छा। जब माँ मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी, मेरे सर पर हाथ फेर के एक ही बात कहती थी कि भावेश तू दुनिया को नहीं देख सकता कोई नहीं, लेकिन कुछ ऐसा कर कि दुनिया तेरी तरफ देखने की शुरुआत करे। और उसके आशीर्वाद ही थे कि उस मेरे स्पेशल दोस्त के साथ हम दोनों ने 10th के बाद जब कॉलेज चालू होने को काफी वक्त था, एक टेंडम साइकिल बनाई थी, अच्छा। उसको 2 पेडल लगाए गए थे, और उसका काम था हैंडल और ब्रेक संभालना, क्योंकि वो पेडलिंग नहीं कर पाता और पीछे बैठ के मैं पेडलिंग करता। और इस तरह से अच्छा। हमने गोंदिया महाराष्ट्र से नेपाल काठमांडू और वापस गोंदिया 6000 किलोमीटर की साइकिल टूर की थी हमने 45 दिनों में, 16 बात। साल की उम्र में, जिसको लिम्का बुक के साथ और कई रिकॉर्ड बुक में दर्जा दिया गया जी। वाह वाह। भावेश जी, फिर आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई? जब स्कूल में गए तो पक्षपात और भेदभाव का शिकार तो होना पड़ा, आप अभी बोल ही रहे थे। सहृदय का बर्ताव कैसा था फिर रहता था? कैसा था कि बहुत लड़ाई होती, लेकिन माँ ने एक संस्कार उन्हीं दिनों से देने शुरू कर दिए थे कि ये तो जिंदगी भर चलने वाला है, तो जो आपको परेशान करते हैं, जो आपके खिलाफ है, या जो आपको तकलीफ देने के लिए उतारू है, बस आप उनको कन्विंस करो, उनको अपना दोस्त बनाने की कोशिश करो। और उस 7th 8th 6th स्टैंडर्ड के जो दोस्त थे जो कभी इस तरह से बर्ताव करते थे, आगे कॉलेज आते आते, क्योंकि गोंदिया उन दिनों टाउन सा था, तो इतने सारे अपॉर्चुनिटीज किसी स्टूडेंट के लिए नहीं थी कि तो 10th के बाद सबने एक ही कॉलेज में जाकर आगे दाखिला देना है, तो वही दोस्त थे, वही सहपाठी थे आगे कॉलेज में भी। तो कॉलेज आते आते ये सभी मेरे बहुत अच्छे मित्र बन चुके थे। और एक 16-18 साल की उम्र में थोड़ी मैच्योरिटी भी आ जाती है, तो शायद उनको भी कहीं अपनी गलतियां महसूस हुई रहेगी, और फिर बड़ी घनिष्ठता भी हो गई। और आगे चलकर इन्हीं दोस्तों ने मुझे मेरे अभ्यासक्रम में भी काफी हेल्प करना शुरू की। एनएसएस में हम थे, और काफी नागपुर में तो काफी बोरगांव, जयताला और वाड़ी वगैरह इस एरिया में कई बार हम कैंप के लिए भी आए, और कई बार मुझे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी दिया गया एनएसएस के माध्यम से। लेकिन इन दोस्तों की मदद से ही वो मुझे पढ़कर बताते, जब भी उनका वक्त होता पढ़ाई का तो मुझे साथ में ले लेते, और उनके सबके सपोर्ट से मैंने नागपुर यूनिवर्सिटी से एमए इकोनॉमिक्स और एमए साइकोलॉजी की 2 फर्स्ट क्लास की डिग्रियां हासिल की मैंने। क्या बात है, क्या बात है। हाँ भावेश जी, आपने अभी बताया कि आपके जीवन में आपकी माँ का आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है, वो सब सुनना चाहेंगे मैं हम लोग। बहुत सपोर्ट था उसका, क्योंकि उसने और एक संस्कार दिए कि मुझे उसने किताबों से जोड़ा। बड़े गरीब परिवार था, और उसको घर के सब काम पूरे करके, किचन से लेके साफ सफाई और सब, उसके बाद वो मुझे किताबें पढ़ के दे पाती, मेरा सिलेबस पढ़कर दे पाती। दिवाली में कितना भी गरीब परिवार हो, अपने लिए नए कपड़े जरूर लेगा, जो गृहिणी है अपने लिए नई साड़ी जरूर खरीदेगी, लेकिन माँ वो भी अवॉइड करती, वो उन पैसों से मेरे लिए किताबें खरीदने की कोशिश करती। और मैं भी उस छोटी उम्र में वो ज्यादा से ज्यादा मुझे वक्त दे सके, मुझे किताबें पढ़ के दे सके, मेरे स्कूल का वगैरह जो सिलेबस था वो मुझे पढ़कर दे सके, मेरे साथ खेल सके, इसलिए मैं उसके घर के कामों में काफी हेल्प करता। और 10-12 साल की उम्र में मैं अच्छा कुक बन गया था, तो जो आज मेरी धर्मपत्नी को बड़ा काम आता है। और ये किताबों का था कि 5th के वेकेशन, मेरे ननिहाल मुंबई में है, घाटकोपर में मेरा जन्म हुआ, मेरा जो आजोड़ कहते हैं, मेरा ननिहाल मुंबई से है। लेकिन उनको भी सबको मालूम था कि इस बच्चे को एक ही व्यसन है किताबों का, तो मुझे गिफ्ट में भी सिर्फ किताबें मिलती और माँ पढ़कर देती। और 5th के वेकेशन तक तो मेरे पास हजारों कॉमिक्स का एक खजाना हो चुका था भरा पूरा। शायद मेरे और
स्टूडेंट, जो विद्यार्थी या जो मेरे मित्र थे, वो शायद मुझसे ईर्ष्या भी करते होंगे उन दिनों ये खजाने को देखकर। और इस खजाने को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो 5th के वेकेशन में आप जानते हैं धूप भी बहुत होती है हमारे गोंदिया और नागपुर इस सदन में, तो 45-47 डिग्री तक हम पहुंच जाते हैं। तो उन दिनों मैंने अपने उस छोटे से घर में मैंने लाइब्रेरी खोली थी मेरी खुद की, क्योंकि और किताबें लेने के लिए पैसे कहाँ से निकाले जाए, तो 10-20 पैसे उन दिनों भाड़ा मिलता, और उन भाड़े पे मैं आजू, क्योंकि और इंटरटेनमेंट के कोई उन दिनों साधन, ना टीवी थे ना कुछ मोबाइल थे, तो ये किताबी थी जो सबको भाती थी, तो वो भाड़े पे किताबें चलती, और उसमें से जो पैसे बच जाते तो फिर गोंदिया के रेलवे स्टेशन के आजू बाजू में कुछ ऐसे बुक स्टॉल थे जो आधी कीमत पे या 1/4 कीमत पे और किताबें दे देते थे। तो उन पैसों से मैं और माँ जाकर नई किताबें खरीदते हैं, और हमारे खजाने में और बढ़ोतरी हो जाती है सब ये नॉलेज की। आपकी माँ की, देखो आपके माँ की संस्कारों की ताकत आज आपको यहाँ तक ले आई है ना। आज वो संस्कार आज भी है। आज भी मैं किताबें 200-250 पेज, 300 पेज रोज के कम से कम, अब तो इतने सारे एप्स है, ऑडिबल है, स्टोरी टेल है। मुंबई में हमारी NAB की टॉकिंग बुक लाइब्रेरी है, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की, जहाँ 5 लाख से ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल है। तो मेरे मोबाइल में ये कुछ किताबें बिल्कुल डाउनलोड की होती है, तो दिन भर काम करते हुए ट्रैवलिंग बहुत होती है, 20-22 दिन ट्रैवल करता हूँ, तो ये किताबें हैं जो मेरी बेस्ट फ्रेंड की तरह। और बचपन से माँ ने एक और संस्कार दिए थे कुछ स्पोर्ट्स के, तो उन दिनों ऐसे कोई जिम वगैरह तो खास याद नहीं आती, लेकिन RSS की शाखा हुआ करती थी गोंदिया में, तो वहाँ दोस्तों के साथ वो खाकी हाफ पैंट पहन के और व्हाइट शर्ट पहन के हमने जाना। और तो उन दिनों से ये स्पोर्ट्स की भी, कि वो सूर्य नमस्कार लगाने हैं या और बाकी तो कुछ था नहीं। तो जहाँ मैं गोंदिया में रहता था वो बिल्कुल कॉर्नर था टाउन का, और उसके बाद सब खेत खलिहान शुरू हो जाते थे। तो मेरा पसंदीदा जगह ही वही थी कि वहाँ घूमना और दोस्तों के साथ, और बर्ड्स के सब कहीं पंख वगैरह गिरे हो जमा करना। और डैडी एक स्पन पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में, जो सीमेंट के पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे, तो 25-50 ट्रक 100 ट्रक तो रेती वहां पे एट ए टाइम वहां पे डंप की जाती होती है। तो वो मेरा सबसे प्यारा प्लेग्राउंड भी था बचपन से, क्योंकि उस रेती को जो ढीग रहता था उसको ऊपर से थोड़ी रेती निकाली तो अंदर थोड़ी गीली रेती मिल जाती थी, तो उसमें से फिर अपने जो विचार है, अपनी इमेजिनेशन है, उसको रेती के ऊपर ढालना, और घंटों मैं उस रेती में लगा रहता। और फिर जो मजदूर और दूसरे उस फैक्ट्री में जो सैकड़ों मजदूर काम करते होते हैं, वो बड़ा वाहवाही करते हैं। और सबसे मुझे जो अपने आप को ताकत के हिसाब से प्रूव करने की बात मुझे आज भी याद आती है, मैंने मेरी बायोग्राफी में भी इसका जिक्र किया, रुक जाना नहीं मैं, कि इन सीमेंट के पाइपों को तैयार होने के बाद में कुछ दिनों के लिए बड़े बड़े ऐसे स्विमिंग पूल नुमा टैंक हुआ करते थे, उसमें छोड़ दिया जाता था। और फिर ऐसा उसको तो विदर्भ में चेन कुप्पी कहते हैं, तो ऐसे चेन लगा के बाद में जब उनको निकालना होता था पाइप से, तो चेन से डाल के और फिर ऐसे हाथ से वो चेन खींची जाती थी, और धीरे धीरे वो पाइप ऊपर आ जाते थे। तो मैं भी अपना पूरा ऐसा लटक जाता चेन पे, और पूरा ऐसा कोशिश करता कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं। उन पाइप जो निकल जाते थे शायद 500-500, 700-700 किलो के, 1000 किलो के वो पाइप हुआ करते थे, तो जब उसको एक लाइन में, क्योंकि बड़ा सा ऐसा एक 201 एकड़ का पूरा वो फैक्ट्री का कैंपस था, तो इन पाइपों को फिर वो जगह पे लगाना अलग अलग बाइफरकेशन के साथ उनके साइज के हिसाब से, तो वो जब उनको ढकेला जाता तो वो छोटा सा भावेश भी लग जाता उन मजदूरों के साथ धक्का लगाने में। और ये मेरे सबसे पसंदीदा खेल रहे, और इसका नतीजा ही है कि आज भी एक किताबें और ये स्पोर्ट्स मेरी जिंदगी का अभिन्न अंग है। आज 51 की एज में भी सुबह 4 से 8 जिम में रहता हूँ। आज भी 500 से ज्यादा पुस्तक रोज निकालता हूँ। उसके बिना वैसे नाश्ता भी नहीं मिलता। मेरी और मेरी वाइफ का एग्रीमेंट ही है कि जिस दिन एक्सरसाइज नहीं उस दिन नाश्ता नहीं। और आपको बता भी दूं कि ये इस तरह से 117 पैरा ओलंपिक के मेडल्स है मेरे पास में, 117 मेडल्स। आज भी खेलता हूँ गोला फेंक, थाली फेंक, भाला फेंक। मैंने स्पोर्ट्स भी यही चुने जिसमें अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत गुंजाइश है, बहुत ताकत लगती है। तो गोला फेंक, थाली फेंक, भाला फेंक आज भी खेलता हूँ मैं पैरा ओलंपिक। काफी सालों में नेशनल रिकॉर्ड लेके भी रहा, तो अच्छा लगता है अपने आप को प्रूव करना। और इसके साथ साथ अभी कुछ 6 सालों से मैंने
जो नीम है नेहरू माउंटेनियरिंग देहरादून, उनसे ट्रेनिंग ली। वैसे वे मुझे लेना नहीं चाहते थे। मुझे वहां पे जो अधिकारी वर्ग था उन्होंने समझाया भी कि देखो भावेश, जब पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो ऊपर चढ़ने के बाद नीचे कार, मकान, इंसान, चींटी जैसे दिखते हैं छोटे छोटे, तो अच्छे अच्छे लोगों को वर्टिगो का प्रॉब्लम हो जाता है, अच्छे अच्छे लोगों को चक्कर आ जाते हैं। तुम ये न सीखो तो अच्छा है, ये माउंटेनियरिंग का ख्याल अपने दिमाग से छोड़ दो। मैंने उनको बीच में रोका, मैंने कहा पहले मुझे सिलेक्ट करें, मुझे दिखता तो मुझे चक्कर और वर्टिगो का प्रॉब्लम आता, मुझे ये कोई दिखता ही नहीं कोई चीजें, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने उनको विवश किया और मैंने वो ट्रेनिंग ली। और उसके बाद 2 बार स्टोक कांगरी, माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका खंड का सबसे ऊंचा शिखर है, और मीरा हिल नेपाल, आइलैंड नेपाल, माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप हो चुका है। और जो महाराष्ट्र का हमारा सबसे ऊंचा शिखर है करसू भाई, अहमदनगर जिले में, वो 9 बार मैं क्लाइंब कर चुका हूँ। जो अपने आप को प्रूव करना होता है तो मैं करसू भाई जाता हूँ, और रिकॉर्ड वक्त में अपने पहले के रिकॉर्ड से 5-10 मिनट पहले ही मैं कोशिश करता हूँ कि मैं टॉप तक पहुंच जाऊं। तो ये कोशिश आज भी बरकरार है। आज भी किताबें पढ़ता हूँ, मैं कभी नहीं कहता सुनता हूँ, जैसे आम लोग हैं मैं भी पढ़ता हूँ। और आज भी मैं स्पोर्ट्स करता हूँ, आज भी जिम करता हूँ, आज भी मैराथन दौड़ता हूँ, आज भी स्विमिंग करता हूँ। इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है। और बॉडी फिट है तो हमारा मन, मस्तिष्क, विचार हर चीज फिट है। और उसमें अगर ये किताबों का साथ मिल जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात है एकदम। क्या 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 बात है, पॉजिटिविटी कितनी है, बाप रे। संघ के संस्कार, माँ के संस्कार, पढ़ाई, किताब, इन्होंने आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप हो गई है। भावेश जी, कैंडल का बिजनेस शुरू करना ये आपके मन में क्यों आया फिर? बचपन में जो ये क्रिएटिविटी की चाह तो थी, और 4th स्टैंडर्ड तक का एक क्राफ्ट का सब्जेक्ट था, स्कूल में मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट था। दुनिया भर की चीजें बनाकर मैं अपने इमेजिनेशन को चीजों में ढालकर स्कूल में लेके जाता। बड़ी वाहवाही मिलती। मेरे क्लास टीचर इतने प्रभावित होते कि वो मेरे प्रोडक्ट के साथ पूरे स्कूल में घुमाते, मुझे हर क्लासरूम में लेके जाया जाता और पूरी तालियां बजती। तो बड़ा अच्छा लगता। छोटा हो बड़ा, लेकिन कौतुक किसको अच्छा नहीं लगता है। शाबाशी की थाप किसको अच्छी नहीं लगती। और हाँ जी, और 14-15 साल की उम्र में कुछ फैंसी कैंडल्स मेरे हाथ में लगी थी। मेरा एक क्लासमेट था, उसका ननिहाल ओमान में था, मस्कत में, जो गल्फ में। और वो जब भी छुट्टियों में जाता तो आते समय कुछ वहां से ऐसे फैंसी कैंडल्स, क्योंकि वो बहुत बड़ा इंटरनेशनल बाजार भी तो वहां से, वो तो कैपेबल भी था, तो कुछ ऐसे फैंसी कैंडल्स भी कई बार उसके पास होती और मुझे छूने मिलती। और वो खुशबू वाली कैंडल्स, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता कि अरे ये तो बड़ा मजेदार है। लेकिन कुछ ज्यादा उसके बारे में मैं समझ नहीं पाया। लेकिन आगे चलकर जो एमए की 2-2 डिग्रियां मेरे पास थी, लेकिन मां नहीं थी, क्योंकि उन्हीं दिनों माँ का 4th स्टेज पे कैंसर से निधन हो चुका था। लाखों रुपए का कर्जा हो चुका था। टाटा हॉस्पिटल मुंबई में उसकी ट्रीटमेंट चलती थी। वही 3-4 साल पहले माता पिता महाबलेश्वर में स्थायी भी हो चुके थे। और इन सब परेशानियों के चलते डैडी जिंदगी भर के लिए स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज हो चुके थे। और मुझे कोई ब्रदर सिस्टर है नहीं, मैं इकलौती संतान हूँ, इसलिए सब जवाबदारियां मेरे ऊपर थी। दोस्तों रिश्तेदारों ने शुरुआत में तो कुछ शांतता रखी, लेकिन बाद में उन्होंने भी अपने पैसे मांगने शुरू कर दिए थे। तो ये सब जवाबदारियां थी। तब माँ के कहे हुए आशीर्वाद भी याद आते थे कि तू जरूर कुछ अलग कर सकता है, कोशिश कर अलग करने की। और तब जब पता चला कि मुंबई में नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में एक पुनर्वसन केंद्र में कैंडल सिखाई जाती, तो 14-15 साल की जो मेरी एक इच्छा थी, एक डिजायर थी, वो वापस जागृत हो गई। और वहां जाने के बाद मैंने एक बेसिक ट्रेनिंग ली कैंडल्स की। साथ साथ में मुझे कुछ मसाज की भी ट्रेनिंग दी गई, जो मेरे लिए वरदान रूप हो गई, क्योंकि मुझे 5,000 रुपए चाहिए थे मेरी इस इंडस्ट्री को खड़ी करने के लिए, लेकिन बैंकों के पास वे भी नहीं थे। सॉरी टू से, लेकिन बैंक वैसे भी उन्हीं को कर्जा देती है जिनको खासतौर पे पैसों की आवश्यकता होती नहीं। और मेरे साथ भी यही हुआ। तो ये मसाज की स्किल थी, मैंने उस स्किल को डेवलप किया। आजू बाजू के होटल रिसोर्ट्स में ऐसे मसाजिस्ट के तौर पर 5-10-20 रुपए जोड़ते हुए मैंने मेरे पैसे जोड़ने शुरू किए। और 5,000 रुपए जो मुझे चाहिए थे पूरे हुए, तो मैंने मसाज को अलविदा कहा। और उसमें से एक सादी मोमबत्ती की डाई और 20 किलो कच्चे माल से मैंने सनराइज कैंडल की नींव रखी 1994 में। वाह, कैंडल्स का उजाला सच में आपको बहुत आगे लेके गया। भावेश जी, लेकिन बहुत आपको अनुभव आए होंगे
बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ा ये सफर में, लेकिन ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था आपके लाइफ में कि जिसके बाद आपने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं? पहले दिन जो स्टॉक, क्योंकि चीजें हम बेचे नहीं तब तक काम आगे कैसे बढ़े, क्योंकि मार्केटिंग मस्ट है, कोई भी चीजें हो, कोई घर पे आके तो लेके नहीं जाएगा। तो महाबलेश्वर के मार्केट के फुटपाथ पे मेरा दोस्त जो सुबह से शाम तक एक हैंड कार्ड पे अपनी चाय की दुकान लगाता, शाम को फ्री हो जाता 5 बजे, तो वो मैंने 50 रुपए भाड़े पे ले रखी थी, और अच्छा। दिन भर की हाँ बनाई हुई कैंडल के साथ उस हैंड कार्ड पे वो मुझे खड़ा कर देता। हाँ और हाँ। शायद पहला ही दिन था और 750 रुपए की करीब कैंडल्स थी मेरे पास में, और एक 7-8 साल की बच्ची अपनी माँ के साथ आई एज ए टूरिस्ट वहां पे, और मुझे अकेला वहां पे देखा वो कैंडल के साथ। जो छोटा सा मेरे दोस्तों ने एक बोर्ड भी बनाया था वहां पे कि किसने बनाया है, और तो इस तरह से तो उसने अपनी माँ से जिद की कि सब कैंडल हम खरीद लेते हैं। अच्छा। और शायद कैपेबल होंगे वे लोग, और उन्होंने खरीद ली। मैंने बड़े धन्यवाद कहे, बहुत थैंक यू कहे उस बिटिया को। तब उसने जो बात की शायद मुझे बहुत एनर्जी दे गई, बहुत शायद मेरे लिए वो टर्निंग पॉइंट था कि हाँ अंकल हाँ। आप मुझे थैंक यू मत कहें, मैं आपको थैंक यू कहती हैं कि आप इतना प्यारा काम कर रहे हो, और मुझे इतना अच्छा लगा। हाँ जी। और शायद वो शायद लगा कि मैं जिस राह पे अब आगे बढ़ा हूँ वो सही में ठीक ही है। और वैसे भी अच्छा। उस हैंड कार्ड पे मैंने जो काम एक में वो जो ठीक किया वो यही था कि जो भी ग्राहक आए, जो कस्टमर आए, उनको हाँ मैंने दिल से जोड़ने की कोशिश की। वो छोटी सी पहचान अभी वो शिकागो अमेरिका में फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर वो बिटिया काम कर रही है, क्या और बात। और उसकी मम्मी आज भी हमारा एक ओशोनिक विजन, एक रजिस्टर्ड एनजीओ है जो हमारे हजारों दृष्टिबाधित मित्रों के और जो नीड्स है, शादी ब्याह, एजुकेशन, उनके रहना खाना, ये सब ओशोनिक विजन सब फुलफिल करता है। सनराइज कैंडल तो सबको रोजगार देती है, लेकिन ये ओशोनिक विजन एक रजिस्टर्ड एनजीओ भी है विद 12 एटीजी। तो अच्छा। आज वे दोनों माँ और उसकी बिटिया जो है वो आज भी हमारे साथ एज ए ट्रस्टी के तौर पर जुड़े हुए हैं। तो आज पीढ़ियां बदल गई, 28 साल हो गए, लेकिन आज भी वो कस्टमर जुड़े हुए हैं। क्योंकि मेरे एमए इकोनॉमिक्स के हर प्रोफेसर ने मुझे एक ही सलाह दी थी कि भावेश आगे बढ़ना है तो एक बात ध्यान रखो, सिर्फ दिमाग लगाओ और कोई बात सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं उनको आज तक समझ नहीं पाया। मैं समझता हूँ बिजनेस तो क्या, किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना है तो दिमाग से ज्यादा उसमें अपना दिल लगाना दिल बहुत भी जरूरी लगाना। है। क्योंकि दिमाग प्रकृति ने भले सबसे ऊपर की मंजिल पे दे दिया, लेकिन कई बार वो जमीन से नीचे की बातें सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि दिल भले हमारा लेफ्ट में हो, वो सोचता हर बार राइट बातें हैं। क्या इसलिए बात। मैंने हर कस्टमर को दिल से जोड़ा। और प्रॉब्लम बहुत आए शुरुआत में, क्योंकि आज एक सभ्य समाज भी नहीं चाहता कि कोई दिव्यांग या इस तरह से कोई ऐसा रोजगार करे। उन्होंने तो ये दिव्यांगों को और ब्लाइंड या इस तरह के जो भी हैं उनको सिर्फ हाथ फैला है, कहीं पे देखा हुआ है, या कोई लॉटरी की टिकट बेच रहा है, या कहीं पे एसटीडी बूथ लगा के बैठा हुआ था जब थे एसटीडी बूथ। तो उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं कि कोई ऐसे इंडस्ट्री भी खड़ी कर सकता है। तो उन दिनों हैंड कार्ड पे भी मुझे आजू बाजू के स्ट्रीट ट्रेडर यही कहते कि भाई तुम ये जगह खाली करो, तुम्हारे पास तो सबसे बड़ा हथियार है, किसी मंदिर के बाहर बिठा देते हैं, अरे ये अरे उतना अरे। फंड जमा करो, क्यों ये बनाने बेचने के झंझट में हो। मैं उनको इग्नोर करके अपने काम पे लग जाता, तो सिर्फ वहां से मुझे हटाने के लिए, क्योंकि वो चाहते थे, क्योंकि ये चीज की मारामारी उस मार्केट में, और मैं जगह रोके था तो वो चाहते थे ये निकलूं तो दूसरा उनका दोस्त रिश्तेदार के यहाँ फेरी लगा दे, तो मेरी हैंड कार्ड भी फेंक दी जाती वहां से हटाने के लिए। लेकिन जब मुझे पहला नेशनल अवार्ड दिया गया, अब तक 3 बार राष्ट्रपति पुरस्कार हाँ मुझे हाँ। दिए गए हैं, 14, 16 और 19। लेकिन 2014 का जो अंध स्वयं रोजगार का पहला नेशनल दिया गया, और दिल्ली से लौटकर मैंने सबसे पहला काम किया, महाबलेश्वर आके उन सभी स्ट्रीट होकर को ढूंढा, उनको मिठाइयां दी, उनसे अच्छा। गले मिला, और उनको मैंने एक बात जरूर कही कि आपने मेरी हैंड कार्ड फेंकी नहीं रही थी तो मैं राष्ट्रपति भवन तक पहुंच ही नहीं पाता। और ये अरे। जो हार्डल स्पीड ब्रेकर्स है, ये हमें नीचे गिराने के लिए नहीं, ऊपर उठाने के ऊपर लिए है। उठाने के लिए। विवेकानंद जी बड़ी प्यारी बात कहते थे कि जिस राह पे हम चल रहे हैं और उसमें रुकावटें नहीं आ रही तो समझो राह ही आपकी गलत है। मैंने 5,500 से ज्यादा शायरियां भी लिखी हुई है, ये मेरी सबसे बुरी आदत है। लेकिन अरे वाह। आपने भी बड़ी शुरुआत में बड़ी प्यारी शायरी कही, लेकिन ये जो हर्डल स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर और ये जो मानसिकता है उसके ऊपर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर लम्हा
एक नया इम्तिहान होता है। डर कर जीने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, जो लड़कर जीते हैं उनके कदमों में जहान होता है। तो हम पीठ दिखा के नहीं भाग सकते, क्या बात है। हम इन हर्डल का सामना करें, उनको हम उन संघर्षों से जूझे, तभी आगे बढ़ा जा सकता है जी। क्या बात। वाह, बहुत अच्छा बोल रहे हो। ऐसा लग रहा कि सुनना ही चाहिए। एक हाथ गाड़ी के ऊपर भावेश जी, एक हाथ गाड़ी के ऊपर आपका चालू किया आपका बिजनेस, हाँ जी, आज करोड़ों का है। आपके कॉर्पोरेट बायर्स भी है ना? कौन कौन है फिर ये बायर्स? काफी 1000 से ज्यादा कॉर्पोरेट्स हैं, रिलायंस, विप्रो, इन्फोसिस से लेके काफी बड़ी लिमिटेड कंपनी। हमने तो 3.5 लाख पीस बियर मग भी बनाए थे 2014 में किंगफिशर के लिए। लेकिन हम ईश्वर का बड़ा थैंक यू कहते हैं कि मालिया जी देश छोड़कर गए, उसके पहले हमारा पेमेंट देके गए। 2008 में हम रिलायंस से जुड़े। रिलायंस से 2008 में एक अवार्ड था, आफ्टर दैट तो 51 लाख का चेक दे रहे थे। हमने कहा चेक नहीं, आप हमें काम दीजिए, ये चेक तो हमें जंग लगा देगा। हमारे पास कैंडल्स हैं, उसमें उजाला है, खुशबू है और हजारों हाथों को रोजगार जनरेट किया जा सकता है। और ये बात उनको बहुत अच्छी लगी और 2008 से उनकी हर दिवाली गिफ्ट हम बनाते हैं। और उनका परचेस ऑर्डर आया तो और काफी कंपनियों ने हम पे भरोसा करना शुरू किया और अब होटल, स्पा से लेके काफी फार्मास्यूटिकल बिल्डर्स हैं और रेकी, मेडिटेशन, शादी ब्याह, गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट, कैटर्स, बस हर किसी के लिए हम लोग एक फार्मास्यूटिकल के टॉनिक बोतल से लेके सुला वाइन की वाइनरी तक हर चीज हम मोम में ढाल देते हैं। और ये ना रुकने वाला प्रोसेस, कोई वीकेंड भी हमें नहीं होता। वैसे भी हमारी हॉबी और हमारा काम एक होने से इसकी कभी थकान महसूस नहीं होती। और ये 1.5 साल का जो पेंडेमिक का गया उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग पे काम किया। जो पीछे छूट क्यों, हम तो बड़ी स्पीड से आगे बढ़ रहे थे लेकिन पीछे जो छूट गए थे उनको हमने सबको जोड़ना शुरू किया। जो कस्टमर थे उनसे बातें करना, उनको शुभकामनाएं देना, उनको सैंपल भेजना, जिससे और आने वाले एक 10 सालों का काम हमारे पास आ चुका है। अभी से हम दिवाली क्रिसमस की तैयारियों में लग चुके हैं और एक 9,500 ब्लाइंड मित्र मेरे साथ काम कर रहे हैं। जो कभी एक डिजाइन से शुरुआत हुई थी, आज 10,700 से ज्यादा डिजाइन बनती है। 71 यूनिट चलती है 14 राज्यों में और 4,500 रिटेल काउंटर है। जहां जहां भीड़ है, फुटफॉल है, हमारे रिटेल काउंटर है। लेकिन इसको डिजाइन इस तरह से किया गया कि कोई मालिक नौकर हो, आप बनाओ उतना आपका, बेचो उतना आपका। इस वजह से हर कोई अपने आप को एक हॉनर, एक पार्टनर की तरफ फील करता है और अपना 100% देकर काम पे लगा हुआ है। लेकिन हमने इस पूरे प्रोजेक्ट को अब्दुल कलाम साहब के एक ही लाइन से जोड़ा। वो हर बार कहते थे कि इंतजार करने वालों के हाथ में उतना ही आता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। तो हमने कभी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की राह नहीं देखी। जहाँ टेबल मिली शोरूम खड़ा हो गया, जहाँ कमरा मिला हमने मैन्युफैक्चरिंग। ऐसा करते करते आज 70 देशों तक हमारे प्रोडक्ट पहुंच चुके हैं और 9,500 परिवार बनाकर बेचकर अपने पैर पे खड़े हैं। जो घर इनको संभालने के लिए तैयार नहीं थे, आज काम करके वे लोग अपने घर संभालने लग गए। हम ईश्वर खुदा को थैंक यू क्यों ना कहें कि उन्होंने 2 के बदले ये 10-10 आंखें बख्श दी। ठीक है ना, जो नहीं दिखता, लेकिन आज हमारी कैंडल पूरे जहां को रोशन कर रही है। उससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। 14 में पहला नेशनल दिया गया बेस्ट ब्लाइंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, 16 में एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर, ओपन कैटेगरी में 58,000 नॉमिनेशन में से हमें दूसरा नेशनल दिया गया। तीसरा लॉकडाउन के पहले रोल मॉडल इंडिया का तीसरा नेशनल दिया गया। उन दिनों राष्ट्रपति महोदय ने हमें राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल पे चाय को पे भी बुलाया था, मुझे और मेरी धर्मपत्नी को। हाँ जी। और महाराष्ट्र शासन का दिव्यांग भूषण उद्योजकता पुरस्कार वसंतराव देशपांडे सभागृह में नागपुर में था 2016 में, जब फडणवीस सर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे। हाँ जी, उनके हाथों दिव्यांग भूषण भी दिया गया। लेकिन ठीक है, ये सब बाय प्रोडक्ट है, ये आते जाते रहेंगे। आज मुझे है, कल आपको है, परसों किसी और को है। लेकिन अवार्ड से पेट नहीं भरा जा सकता। मेन है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा अवार्ड है आज सबके लिए जो काम है। और सिस्टम ही ऐसी है सनराइज में कि आया जिस दिन, या तो किसी को लेना नहीं है, लेकिन अगर आ जाता है वो जिस दिन से जुड़ जाता है, भले स्कूल गया नहीं गया कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास एक ही डिग्री चाहिए, वो इच्छा शक्ति की, वो काम करना चाहता है, वेलकम। और आने से शाम को उसके पैसे, वेरी फर्स्ट डे से उसके पैसे उसके हाथ में मिल जाते हैं, तो आगे चलकर वो फंड ही उसे सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है और उसको अंदर से लगता है कि नाहक मैं इतने साल बैठा रहा। और वैसे भी सालों हमारे दिव्यांग मित्र बैठे रहते हैं सिर्फ संजय गांधी निराधार योजना में नाम डलवाने के लिए कि कब हमारा नाम डल जाए और 1,000 रुपये महीने के
शुरू हो जाए। मैं उनसे कहता हूँ ये 4-5 साल आपने बर्बाद कर दिए, सिर्फ 1000 रुपए के लिए आप उतने में कोई स्किल सीख लेते, मुझसे जुड़ जाते, कोई अच्छा काम शुरू कर देते, तो 1000 रुपए महीने के क्या आप 1000 रुपए दिन के या 1000 रुपए घंटे के कमाने की काबिलियत के हो जाते थे। होता ऐसा है कि आज सर्व शिक्षण अभियान के चलते शिक्षण बहुत आसान हो गया, राइटर मिल जाता है, हाफ एन आवर ज्यादा मिल जाता है, तो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होना सहज हो चुका है। उसके बाद वापस आगे चल के फिर हर कोई कहता है कि अब मुझे व्हाइट कॉलर जॉब भी चाहिए, मुझे यूपीसी एमपीसी क्रैक करनी है या मैंने बैंक जॉब भी करनी है। वहां पे भी क्या एक लिमिटेशन है, लास्ट में हर जगह पे आपको अगर आरक्षण के माध्यम से आप जा रहे हो तो 1% से ज्यादा आपको कौन लेने वाला है। और फिर जो कीमती समय है हमारा, ठीक है आपको अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो जरूर करें, लेकिन दूसरा कर रहा है, मेरा दोस्त कर रहा है, उसके और आपके दिमागी स्तर में जमीन आसमान का फर्क है। तो सिर्फ देखा देखी आप आपका जीवन या कहीं पे संस्था में फ्री में रहना खाना मिल रहा है और वो इस तरह से कोई व्यवस्था है कि वहां पे आप आके पढ़े वगैरह, तो सिर्फ फ्री में है इसलिए ऐसा नहीं कि आप आपका कीमती समय जिंदगी का बर्बाद कर दो। कहीं पे एक शांत मन से अपनी छाती पे हाथ रख के आप भी तो सोचो कि आपका मन क्या कहता है, आपका दिमाग क्या कहता है, किस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो मैं काफी अभी राज्यों से भी जुड़ा हूँ, काफी स्किल डेवलप मिनिस्ट्री से, और जो डिसेबिलिटी कमिटीज वगैरह में मैं एडवाइजर के तौर पर कहता हूँ कि जो हमारे दिव्यांग मित्र है उनको तो 5-6-7 साल जो 5-6-7 स्टैंडर्ड की जो एज है, एक 11-12-13 साल की उम्र है, उसी से कुछ स्किल स्पेशल स्किल सिखानी शुरू करनी चाहिए कि जब वो एक 16-18 या 20 साल के हो जाए तब तक वो पूरी तरह से उस स्किल में परिपक्व होके बाहर निकले, तो फिर वो हाथ फैलाने के लिए कहीं उनके पास कोई गुंजाइश ही न रहे। और वैसे भी हम क्यों काम मांगने वाले बने, हम देने वाले क्यों नहीं बन सकते। आज 9,500 मेरे मित्र जो काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी तो देश की जीडीपी में अपना योगदान दे रहे हैं। शायद हम ब्लाइंड कैटेगरी में भारत में सबसे ज्यादा टैक्स भरने वालों में से भी हो सकते हैं, तो हम भी प्राउड के साथ काम कर रहे हैं। हमें इसमें कोई रेमेडी भी नहीं है टैक्स वगैरह की, कोई इसमें आरक्षण वाली बात नहीं है, कोई सहानुभूति सिंपैथी वाली बात नहीं है। अगर आपके पास क्वालिटी है आप सर्वाइव कर सकते हो। हमारी टैगलाइन ही है कि डोंट गिव सिंपैथी बट एन अपॉर्चुनिटी, और इसी टैगलाइन को आगे लेते जाते हुए आज सनराइज कैंडल एक क्वालिटी बेस्ड कंपनी होकर और काम कर रही है। अब तो आप गूगल पे कैंडल और ब्लाइंड या कैंडल या विजुअल इम्पेयर्ड भी डाल दो तो भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में सनराइज कैंडल का प्रोफाइल सबसे पहले नंबर पे आ जाता है। जी इतनी गर्व की बात है सच में। एक मेरे को ना संस्कृत श्लोक याद आया है भावेश जी, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखम मृगा। यानी लॉयन जब भी ये जंगल का जो राजा है तो भी उसको शिकार मिलने के लिए जाना पड़ता है, तो अपनी आप क्वालिटी के ऊपर से हाँ कितना अच्छा उद्योग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप किया है आपने। भावेश जी ऐसा कहते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आपकी धर्मपत्नी नीता जी के बारे में क्या कहेंगे? आपकी शादी का किस्सा भी जानना चाहते हैं। नीता तो मैं कहता हूँ, नीता तुम गांधारी से बड़ी हो, क्योंकि हमें तब तक यही पड़ा कि गांधारी जो महाभारत का एक पात्र है वो आंखों पे पट्टी बांधकर बैठ गया था, लेकिन नीता की सुंदर आंखों से सुंदर दुनिया को मैं देख पाया। उसको हर बार मजाक में कहता हूँ मैं कि नीता हस्बैंड वाइफ के संबंध 7 जन्मों के होते हैं ऐसा कहा जाता है, लेकिन आपको एतराज न हो तो 7 के साथ एक 0 और लगा दो। नीता काफी रिच परिवार से, मुंबई से, और उन दिनों हैंड कार्ड पे जब मैं कैंडल बेचता था पर्यटक के तौर पर अपने परिवार के साथ मुंबई आई हुई थी, और मुझे अकेला देखकर उसने एक 17-18 दिन मुझे रोज शाम को आकर उस हैंड कार्ड पे हेल्प की, और शायद मेरी खूबसूरती काम कर गई और 19 से उसके तरफ से शादी का प्रस्ताव आ गया। लेकिन इस प्रस्ताव के पीछे भी उसने जो बात नहीं, लेकिन इस प्रस्ताव के पीछे उसने जो कहा मुझे आज भी याद है कि भावेश मैंने बचपन से सिर्फ पैसा देखा, अक्सर लड़कियों के ब्याह बड़े घर में कर दिए जाते हैं, बड़ा घर मतलब ज्यादा पैसा, मुझे जिंदगी में इसके सिवा कोई बात ही समझ में नहीं आई। लेकिन 18 दिन यहाँ रोज शाम को आकर आपको इस हैंड कार्ड पे हेल्प करते हुए मुझे खरे अर्थ में मेरी जिंदगी का अब लक्ष्य मिल चुका है। तुम्हारे पास आर्ट है लेकिन तुम्हें एक सपोर्ट की जरूरत है, और ऐसे हजारों लाखों हमारे दिव्यांग मित्र हैं जिनके लिए ये काम आगे बढ़ाया जा सकता है। तो बस हमने उस फुटपाथ पे एग्रीमेंट कर ली, और कौन चाहेगा अपनी लड़की को एक स्ट्रीट होकर के हाथ में देना, तो इन लोग ने तो
शर्त भी रख दी थी 1 साल की। मैं हर हफ्ते से मिलने जाया भी करता था मुंबई, कि कहीं वो अपने विचार न बदल दे। ज्यादातर शायरियां मैंने उस स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में भी लिखी, और आजू बाजू के स्ट्रीट टॉकर से वो उधार के पैसे लेके मुंबई जाना, और उन उधार के पैसों में स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में उस 8-9 घंटे की सफर में मेरे दिल की हर धड़कन उन दिनों यही बात कहती थी कि सांसों में वो मेरे समाया भी बहुत लगता है, वो शख्स मुझे पराया भी बहुत लगता है। तमन्ना तो यह है कि रोज उससे मिलने जाऊं, लेकिन क्या करूं, आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। ऐसे हजारों शायरियां मैंने लिखी, लेकिन आज मैं बिल्कुल कह सकता हूँ उसके लिए कि वो इतनी हंसी है कि मेरी खुशी का क्या जवाब दूं, खूबसूरती के पन्नों से उसको क्या खिताब दूं। क्या कोई बात फूल है। होता तो जरूर माली से मंगवा लेता, जो खुद एक गुलाब है उसको क्या गुलाब दूं। और 1 साल के बाद हमने हमारी शादी संपन्न की। मैं नहीं चाहता तो अपने घर से 1 रुपया भी लाए, और उसने मेरी भावनाओं की कदर की, और महाबलेश्वर के स्कूल के क्लासरूम में हमने दोस्तों को चाय शरबत पिलाकर हमारी शादी संपन्न की। और उस हैंड कार्ड से हम दोनों ने मिलकर, मेरे लिए उसने साइकिल सीखी, 2 व्हीलर सीखी, 4 व्हीलर सीखी। अब गाड़ी की स्टीयरिंग के साथ जिंदगी का स्टीयरिंग भी उसके हाथ में है। मेरी दौड़ की प्रैक्टिस भी उसकी इस स्किल के माध्यम से होती है। अपने कार को, कैरियर को एक रस्सी बांधकर दूसरा छोर मेरे हाथ में दिया जाता है, वो गाड़ी चलाती है, मैं रस्सी पकड़कर भागता हूँ। लेकिन इस प्रैक्टिस के बाद मुझे उससे बड़ा दबके भी रहना पड़ता है, क्योंकि आज गलती से उसके सामने जब भी ऊंची आवाज में बोल दूं तो दूसरे दिन ग्राउंड पे गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है, और बोलो जोर से, फिर खींच के लेके जाया जाता है। लेकिन ये सब मेडल से लेके जो कुछ भी है सब नीता को समर्पित है। उसका साथ मिला तो ये सब मुमकिन हो सका। और सच में हाँ, मैं भी कहीं पे अटका रहता, मैं अपना काम शुरू नहीं करता, तो शायद नेताजी से मेरी मुलाकात नहीं होती। तो बस ये शायद बहुत सारे जन्म के पुण्य थे कि हाँ, एकदम एकदम। फिल्म में देखते हैं सिर्फ ऐसी चीजें, अपन रियलिटी में नहीं देखते। लेकिन वो मेरे को एक याद आया फिर से, गृहिणी, वो गृहिणी तो है ही, गृहिणी सचिवा सखी प्रिया, आपकी वो सचिव भी है, सखी भी है, प्रिया भी है। वो मेरा वो मेरा बॉस भी है, मेरा कोच भी है, हर चीज है वो। हाँ जी, सच। भावेश जी, आपने अभी भी बताया कि कैंडल्स के जरिए आपने तो पहचान तो बना ली है, लेकिन हेल्थ इज वेल्थ ऐसा बोलते हैं। तो पैरालंपिक में भी शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, अभी आप बोले 117 के मेडल्स थोड़े से दिखाइए ना, वो प्राप्त किए हैं अपने आपने वो मेडल। वाह वाह, क्या बात है, तालियां। क्या बात। यहाँ पे कर दिए गए सिर्फ मेडल्स रखने के लिए जी। हाँ जी। और आपको बता दूं, मैं स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हूँ, एग भी नहीं खाता। अच्छा। हाँ, लेकिन नियमित शराब है, नियमित प्रैक्टिस है जो हमें आगे लेके जाती है। ये बहुत जरूरी है। आज लोग कंप्लेन करते कि हमारे पास जिम में जाने के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास डाइट फूड के लिए पैसा नहीं है। मैं कहता हूँ एक 50-100 रुपए में काम हो सकता है। 10-10 रुपए के 2 ईंटें लेके आओ, ब्रिक्स लेके आओ, तुम्हारा पुशअप्स का मशीन तैयार हो गया। एक 3 मीटर रस्सी कहीं 20-30 रुपए की लेके आओ, तुम्हारा एक स्किपिंग की मशीन तैयार हो गई। कहीं से शुरुआत तो करें। और स्प्राउटेड से ज्यादा प्रोटीन का स्रोत और क्या हो सकता है। आप एक बराबर है, मठ या मसूर या चना आप भिगो के, और दूसरे दिन जो स्प्राउटेड जो मोड़ जो आता है हाई प्रोटीन रहते। हाँ जी, है ना। तो बस इसमें नींबू निचोड़ के, थोड़ा सा ऑनियन डाल के, टमाटर डाल के, अरे इससे ज्यादा स्वादिष्ट नाश्ता और कुछ नहीं हो सकता। अब इसमें कुछ ऐसा मुझे नहीं लगता दूर दूर तक के बहुत ज्यादा फंड की आवश्यकता है और बहुत लाखों करोड़ों रुपए। लेकिन हम कहीं ना कहीं हमारे चारों हमने एक्सक्यूज और बहानों की ऐसी दीवार खड़ी कर दी ना कि बस मैं दिखता नहीं, सुनाई नहीं देता, मैं चल नहीं सकता, मैं गरीब परिवार से, मैं किसान के घर से। और आजकल का तो देश के कोने कोने में बड़ा लेटेस्ट बहाना चला हुआ है कि भाई मुझे आरक्षण नहीं मिला इसलिए मैं पीछे रह गया। लेकिन मैं समझता हूँ जो है बेस्ट है। ईश्वर खुदा ने हमें जैसा बनाया, कुछ सोच समझकर बनाया, तो बस उन परिस्थितियों को हम स्वीकार करें, आगे बढ़े। कितनी जगह पे बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में देश प्रदेश में मुझे एज ए स्पीकर बुलाया जाता है। उनके दिए हुए टॉपिक पे बात करके जब मैं स्टेज से उतरता हूँ तो कोई ना कोई पूछ ही लेता है कि
भावेश जी आपको डर नहीं लगता? सामने 15,000 लोग थे, अच्छे अच्छे स्पीकर अटकते हैं, बीच में पानी पीते हैं, रुकते हैं, लेकिन हम ध्यान से देख रहे थे, ना तुम्हारे पैर कांपे, ना जबान लड़खड़ाई, तो इसका राज क्या है? आपको डर क्यों नहीं लगता? तो मैं उनको बड़ा आसान सा जवाब देता हूँ कि भाई मुझे दिखता तो मैं जरूर डरता, है ना, तो आगे 15,000 हो या 15 लोग हो, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ दूसरों की बुराइयां या दूसरों की वीकनेस ढूंढने में हमारा वक्त ज्यादा चला जाता है, फिर जाने का वक्त आ जाता है और फिर इतना ही कहना पड़ता है कि मैं अपने अंतिम दिनों में बस यही सोचता रहा कि धुंध तो चेहरे पे थी, मैं नहा के आईना पोंछता रहा। लेकिन अंत में मैं आपके माध्यम से जो भी सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, जो भी देख रहे हैं, मैं उनको एक मैसेज जरूर दे देना चाहता हूँ। हाँ, मैं अभी बोलने वाली थी कि ब्लाइंड लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, उनको भी क्या देंगे संदेश आप? हाँ। मैं सिर्फ ब्लाइंड नहीं, लेकिन एक आम आदमी को मेरे अनुभव है वो मुझे कहने के लिए बड़ा विवश कर रहे हैं आपके माध्यम से कि बस अपने आप पे भरोसा करें। अगर हम अपने विचारों पे और अपने प्रोडक्ट पे 100% भरोसा करेंगे तो सामने वाला आप पे 200% भरोसा करना। आप कहीं थोड़ा सा गफलत में रहे, थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहे तो फिर बात गड़बड़ हो जाती है। पूरी 100% पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम आगे बढ़े और उस छोटी सी हैंड कार्ड से यहाँ तक का जो सफर भी है, मैं समझता हूँ उसमें एक ही तो शब्द काम आया और वो था हार्डवर्क और सिर्फ हार्डवर्क। मैं सभी से कहता हूँ कि एक सही एंगल पे, सही दिशा पे या सही डिग्री पे अगर हार्डवर्क किया जाए तो सही डिग्री के हार्डवर्क के सामने हार्वर्ड की कई डिग्रियां फीकी पड़ सकती है। और इस हार्डवर्क के लिए, इस मेहनत के लिए इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो दिया होता है मोमबत्ती के समा भी हवा में रोशन हो सकती है, समा भी हवा में रोशन हो सकती है, कश्ती तूफानों से निकल साहिल से जुड़ सकती है। आज जो छोटी टहनी है कल लंबी पतवार बन सकती है। आग की छोटी चिंगारी आग की ऊंची दीवार बन सकती है। मिट्टी जो रौंद दी गई पैरों तले वह कल ऊंची मीनार बन सकती है। बस तू एक बार मेहनत कर ले मेरा दोस्त, तेरी भी किस्मत बदल सकती है। क्या बात है, क्या बात है। आज हर कोई लिफ्ट में बैठ के बटन दबा के उसको लगता है कि मैं रातों रात टॉप पे पहुंच जाऊं। हर कोई शॉर्टकट मारना चाहता है। अगर आप व्यसन करना चाहते हो तो फिर आप मेहनत का व्यसन करो। आप व्यसन करना चाहते हो तो फिर आप जिम में जाओ, आप किताबों का व्यसन करो। हम 3-3, 4-4, 5-5 घंटे अपनी जिंदगी का कीमती समय सिर्फ मोबाइल में चैटिंग में बिता देते हैं और वही फेसबुक और वही इंस्टाग्राम में कितने लाइक मिले और कितने नहीं मिले उसमें उसमें हमारा काफी वक्त बर्बाद हो जाता है। तो कहीं से हम धरती से जुड़े और बस एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, एक मेहनत के साथ हम क्या करना चाहते हैं बस ये पहले समझ लें और उस क्षेत्र में आगे बढ़ना। काम कोई छोटा बड़ा नहीं है। उस फुटपाथ पे भी मुझे वही खुशी थी जो आज है। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, उसको पूरा लगन, ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ, होनेस्टी के साथ करने की बहुत आवश्यकता है। और जो ये प्रोग्राम का होस्टी है अक्स, तो जो नाम है, तो अपने अक्स को पहचानना, अपने अंदर को पहचानना, अपनी अंतरात्मा क्या कह रही है, उस अक्स की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। उसके लिए थोड़ा ध्यान, प्राणायाम, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, थोड़ा जिम, अच्छी किताबें, दुनिया भर की अवॉर्डेड बुक्स सब हमारे पास आज अवेलेबल है, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है ना। तो उसके लिए कोई पैसा भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे भी देख सकते हो। बस काम करते हुए, आप ट्रैवल करते हुए हर तरह से आप इसका आनंद ले सकते हो। तो बस कहीं से शुरुआत करें, है ना, कहीं से पहला कदम उठाना बहुत जरूरी है। क्या बात है, क्या बात है भावेश जी, सच रोंगटे खड़े कर दिया आपकी कहानी में। भावेश जी 3 राष्ट्रपति, बहुत प्यारा बोलिए। बहुत प्यारा माध्यम है। आप नक्की आज का जो हमारा ये हमने सबने मिलकर जो वक्त दिया, आने वाले दिनों में और हमारे कई मित्रों को उस चार दीवारी से बाहर निकाल कर और कहीं उद्योजक बनने में या आगे बढ़ने में जरूर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेल्प जरूर करेगा। आप लोग भी अपना कीमती समय निकाल कर जो आप समाज के लिए इतना काम कर रहे हो, बड़ा जबरदस्त है। कीमती समय तो आपने निकाला है, हमको पता है आप तो बहुत बिजी है। भावेश जी, अभी आपने बताया 3 राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो, महाराष्ट्र राज्य से भी उद्योग भूषण पुरस्कार मिला है। सामाजिक उद्यमिता के आपके विशेष योगदान के लिए भारत भर के
विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा 8 डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई है श्यामा उनको। बाप रे। डॉक्टरेट से आपको सम्मानित किया है, आपकी बायोग्राफी भी लिख गई है। हाँ जी, छोटी हाँ सी जी, हाथ गाड़ी से शुरू हुआ आपका ये सफर सच में अद्भुत है। हाँ जी। सच में अभी मैं बोली ना, रोंगटे खड़े कर दिए मेरे सच्ची में। मेरे मेरे बायोग्राफी पीएम सर ने हिंदी में 2018 में दिल्ली में पब्लिश हुई, पीएम सर के हाथों। और अरे वाह। 2020 में जो मराठी में लिखी गई, क्या नाम दोनों से का है? शीर्षक रुक जाना नहीं। तो अच्छा। हाँ जी, पढ़ेंगे तो हम लोग। हाँ जी, तो 2020 में गवर्नर महाराष्ट्र ने इसको राजभवन में पब्लिश किया। और हाँ, हाँ। मजे की बात रही कि इसकी प्रस्तावना श्रीमती नीता अंबानी जी ने लिख के दी मुझे। अरे वाह। हाँ जी, हाँ जी, अरे हाँ वाह जी, वाह। हाँ जी। आपने दुनिया को दिखा दिया है कि कुछ करने का जुनून है तो असंभव कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है जो लोग हाँ बस हम कहीं से शुरुआत करें। और हाँ ये ट्रॉफी, अवार्ड्स, मेडल्स और ये सब सेकेंडरी है। अगर हम ये मेडल पाने और ट्रॉफीज और अवार्ड पाने के चक्कर में हम कुछ काम करना चाहेंगे तो शायद हम हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सब बाय प्रोडक्ट है। ये काम करने के बाद में आते हैं, इसके लिए काम करने की आवश्यकता नहीं है। और इन ट्रॉफी अवार्ड्स के लिए तो हर बार मैं मजाक में कहता भी हूँ कि शोहरतें कहाँ हर बार बुलंदी पे रहती है, जितनी ऊंची इमारतें हो हर बार खतरे में रहती है। तो ये सब बाय प्रोडक्ट है ना। हमने बस वो तो अपने अपने काम को ही अपना अवार्ड बनाना है। आज 9,500 मेरे मित्रों के हाथ पे जो रोजगार है, ये क्या कोई कम अवार्ड है? ये तो मेरे लिए नोबेल पारितोषिक बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। सच में उनको इतना आत्मविश्वास दे रहे हैं आप। जी जी। जो लोग जिंदगी में निराश होते हैं, कुछ कर नहीं सकता, ये भ्रम में रहते, उन्होंने भावेश जी की तरफ देखना चाहिए। भावेश जी ने आज हम सबको सपनों को उड़ान देने की प्रेरणा दी है। सच में भावेश जी, आज के युद्ध के लिए आप प्रेरणा स्रोत तो हो ही, उनके दिल में एक मोमबत्ती जला दी है आपने, मन के अंदर का दिया जला दिया है। मेरा भी काम अभी बाहर की मोमबत्तियां जलाना नहीं है, अंदर की मन के अंदर का दिया। आपके बात का जो ये सफर है, मैं चाहता हूँ कि करोड़ों अब्जों मोमबत्तियां हम बाहर की जला चुके हैं, लेकिन बस अब जो है कि ये अंदर का दिया जल जाए, उसके लिए काम चालू है। जी हाँ जी। सच में वो तो जला दिया हमेशा के लिए आपने। आपसे सुनकर एक सुकून सा महसूस हुआ। थैंक यू जी, थैंक यू जी। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। थैंक यू फॉर योर इंस्पिरेशनल स्पीच। थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते।